हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जो दो सीडीपी की जो सीरीज़ है, उसमें आज हम टीजीटी का जो पेपर है वो करेंगे 2018 का। इससे पहले हमने पीआरटी और पीजीटी का कर लिया है। और आपको पता है जो स्टेट का जो पेपर है वो पोस्टपोन भी हो गया है और उसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है। ये नहीं कि अब हम अपनी तैयारी को बिल्कुल ही छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस वीडियो में भी आया था, मैंने पीआरटी का जो करवाया था उसमें भी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपना सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है। फिर 1998 में और 99 में क्या किया था, उन्होंने संशोधन किया था। और सबसे पहले इन्होंने 7 बुद्धि बताई थी। फिर इसने 2 बुद्धि और जोड़ दी, लेकिन एनसीईआरटी अब भी 8 बुद्धि मानती है, लेकिन हम लगभग इसकी 9 बुद्धियों को कवर करते हैं। तो इसमें पूछा कि कौन सी बुद्धि नहीं दी थी, तो इसमें उसने भाषाई बुद्धि भी दी थी, संगीतीय बुद्धि भी, तार्किक और गणितीय बुद्धि भी। और कौन सी स्थानिक बुद्धि, इसके अलावा शरीर गतिक बुद्धि जिसको बॉडी काइनेस्टिक बोला जाता है, और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये दोनों भी उसकी रहेंगी। व्यक्ति आत्म बुद्धि या फिर व्यक्तिक अन्य बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि जिसको नेचुरली, और एक एग्जिस्टेशनल बुद्धि जिसको अस्तित्ववादी बुद्धि बोला जाता है, और प्राकृतिक बुद्धि, ये सभी रहेंगी। मैंने आपको सभी बता दी हैं, आपको सभी के नाम याद रखने हैं। एक लॉजिकल जो इंटेलिजेंस है वो भी इसने दी थी। तो ये तीनों इन्होंने दी थी, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बौद्धिक क्षमता और अधिगम क्षमता में कौन दोनों समान नहीं है। बिल्कुल इंटेलेक्चुअल और जो लर्निंग डिसेबिलिटी रहेगी दोनों अलग है, ये समान नहीं है। अधिगम अक्षमता युक्त बालक की आईक्यू निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। आगे देखते हैं, बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है, हो सकती है, अभी 18 वर्ष से कभी भी हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक क्षमता एवं अधिगम क्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं। तो बिल्कुल ये दोनों जो हमारी विकासात्मक क्षमताएं रहेंगी। तो इसमें कौन सा राइट आंसर जाएगा, इसमें सेकंड रहेगा। अधिगम अक्षमता युक्त बालक की आयु निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। जरूरी नहीं है भाई, 70 तक का जो व्यक्ति है उसमें भी क्या हो सकती है, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ब्रोनफेनब्रेनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नलिखित में से किस तंत्र में समाहित है। तो आपको पता है ब्रोनफेनब्रेनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो दिया है। ये जो ब्रोनफेनब्रेनर है, कहते हैं कि बच्चा इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके चीज़ें सीखता है। और इसने अपने 5 जो लेयर हैं वो बताए हैं। सबसे पहले आएगा इसका माइक्रो सिस्टम, फिर मेसो सिस्टम, फिर इसका आएगा एक्जो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम, और लास्ट में आएगा क्रोनो सिस्टम। ये 5 इन्होंने सिस्टम बताए हैं। और सबसे पहला जो रहेगा इसमें, पहले वाले इसमें पूछा माता पिता कार्यस्थल कौन से में आएगा। तो पहले में तो इसका आएगा हमारा जो उसके सगे संबंधी साथी माइक्रो सिस्टम में आएंगे। सबसे नीचे कौन सा होता है, माइक्रो सिस्टम। इसमें आता है जो छात्र के सगे संबंधी होते हैं, स्कूल मित्र, नेबर, ये सब किस में आते हैं, माइक्रो सिस्टम में आते हैं। और जो इसके बाद का जो दूसरा है मेसो सिस्टम में आता है। इनसे संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, स्कूल से संबंधित, इनका जो इंटरेक्शन आएगा वो किस में आएगा, मेसो सिस्टम में आएगा। लेकिन जो एक्सो सिस्टम इसके बाद आएगा। एक्सो सिस्टम में आता है, एक्सो सिस्टम में आता है जो कार्यस्थल, मास मीडिया हो गई, माता पिता का कार्यस्थल, जो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को प्रभावित करते हैं वे चीज़ों एक्जो सिस्टम में आएंगे, आपको याद रखना है। और जो डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, जैसे कि फैमिली है, सगे संबंधी है, स्कूल है, स्कूल का इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, माइक्रो सिस्टम में आएंगी। और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं वो एक्जो सिस्टम में आ जाएंगी। और सबसे ऊपर माइक्रो सिस्टम में आ जाएंगी, मैक्रो सिस्टम में आएंगी। जो ऊपर का जो रहेगा, ये 2 ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मैक्रो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम। इसमें माता पिता का कार्यस्थल पूछ लिया तो ये एक्जो सिस्टम में जाएगा, ये आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ, आप इसको अच्छे से याद कर लेना।
तो ये 5 जो परस्पर संबंध प्रणालियाँ रहेंगी, जिसमें सबसे पहला रहेगा माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में क्या आएगा, बच्चे का तात्कालिक परिवेश जैसे कि परिवार, स्कूल और साथ ही मैंने बताया मेसो सिस्टम। दूसरा रहेगा मेसो सिस्टम, इसमें क्या आएगा, उसके बीच की अंतरक्रिया आएंगी। स्कूल में जो अंतरक्रियाएँ कर रहे हैं, घर परिवार और घर स्कूल के बीच जो भी संबंध है वो किस में आएगा, मेसो सिस्टम में आएगा। फिर एक्सो सिस्टम में मैंने बताया जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, वो आता है जैसे कि माता पिता का कार्यस्थल है या सामुदायिक जो संसाधन है वो इनडायरेक्ट वे में जो भी प्रभावित करते हैं बच्चे को। नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या आता है, मैक्रो सिस्टम में आता है सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ, जिसमें मूल्य, रीति रिवाज, कानून, ये सब किस में आ जाते हैं, मैक्रो सिस्टम में आ जाते हैं। और सबसे लास्ट रहेगा क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में आएगा समय के साथ होने वाले जो परिवर्तन है बच्चे के भीतर और उसके वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं वो आते हैं क्रोनो सिस्टम में। ज़्यादातर 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको याद रखना। एक तो मैक्रो सिस्टम से पूछा जाता है जिसमें दे दिया जाएगा रीति रिवाज और मूल्य कौन से सिस्टम में आते हैं, और माइक्रो सिस्टम में पूछा जाता है कि बच्चे का परिवार, स्कूल, सगे संबंधी किस में आते हैं। और अभी पूछा हमसे एक्सो सिस्टम का पूछा कि माता पिता कार्यस्थल किस में आता है, तो एक्सो सिस्टम में आता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियाँ लगाती है। ललाट होता है जो मस्तक, उसके ऊपर थपकियाँ देती है और जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियाँ देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियाँ प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ये किसका करता है, ये मतलब एक कंडीशन जो अनुबंध है वो बनाया जा रहा है। तो ये मतलब बच्चा समझ जाता है जब भी माता मस्तक पर थपकी लगाएगी तो क्या करना है उसको, अपना जो फीडिंग है वो करनी है। तो ये किसका रहेगा, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल रहेगा। शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसका रहेगा, जो कि पावलोव ने दिया था, जिसमें कुत्ते के मुँह से लार कब आती है, जब पैरों की आवाज़ आती है तो कुत्ते के मुँह से लार आती है। तो इसी तरह से जब माता बच्चे के ललाट पर थपकी लगाती है तो वो क्या, कौन सी एक्टिविटी करता है, वो चूसने संबंधी गतिविधियाँ करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मैंने बताया था क्या, जो बच्चा किसी की सहायता से गेन कर रहा है और खुद की सहायता से जो गेन कर रहा है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस का जो क्षेत्र रहेगा वो क्या रहेगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे नहीं पूछा है। यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है। यह बच्चे के सीखने की क्षमता भाई उच्च सीमा निर्धारित करता है, बिल्कुल ये उच्च लेवल तक बच्चा पहुंच जाता है, इसमें किसी की सहायता से सीखता है। यह उन कार्यों क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। तो बिल्कुल है, ये उन कार्य क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता से पूरा नहीं कर सकता और ना ही वह स्वतंत्र रूप से कर सकता। तो उसको दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है स्वतंत्र रूप से। यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो स्वतंत्र रूप से की तो बात वाइगोत्स्की ने की ही नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो नहीं, यही नहीं है, बाकी सब इसके इस सिद्धांत के अंदर आते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो ये उन कार्यों की उच्च सीमा है, ये गलत है कि बच्चा अपने आप ही सब कुछ कर सकता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में किसी भी अपने से बड़े या जो भी जिस भी चीज़ के बारे में उसको जानना है, उसकी जो उससे ज़्यादा जानता है उसकी क्या लेता है, सहायता लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित होता है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित है, बिल्कुल नहीं ऐच्छिक व्यवहार। तो इसमें पावलोव ने ये क्या किया था, पावले ने किया था इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत उसी ने दिया है, और उन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो कुत्ते के मुंह में लार तभी आता है जब पैरों की आवाज़ आती है, तो ऐच्छिक में व्यवहार नहीं रहेगा। वो पैरों की आवाज़ से जब उसको जब हम उसको उद्दीपक देते हैं तो तभी वो व्यवहार करता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित है। ऑपरेट कंडीशनिंग जो स्किनर ने दी है वो बिल्कुल ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित है, और इसमें रिफोर्समेंट की बात की गई है स्किनर के द्वारा। शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, बिल्कुल। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में परिणाम अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण कारक है। इन ऑपरेट कंडीशनिंग कॉन्सिक्वेंस आर इम्पोर्टेंट इन फ्रेमिंग एंड एसोसिएशन, बिल्कुल। परिणाम अनुबंध का एक महत्वपूर्ण कारक क्यों है, अगर बच्चे को अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट मिलता है किसी भी कार्य का, तो उसको क्या मिलता है, उसमें रिफोर्समेंट मिलता है, यही कहते हैं स्किनर, और उसको वह फिर उस काम को और अच्छे बेटर तरीके से करता है। तो इसमें राइट आंसर जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित नहीं, ज़्यादातर नहीं वाले क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है,
मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया है, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया है जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापसी को क्या कहा जाता है? जब कोई भी व्यक्ति एक चीज़ को देखकर मतलब भूल जाता है, अनुबंध करना भूल जाता है और अचानक से वही अनुबंध उसको याद आ जाता है, उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो ये रहेगा स्वतः पुनर्प्राप्ति। उद्दीपक सामान्यीकरण में स्टिमुलस जनरलाइजेशन तो अलग चीज़ है, लेकिन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन में तो ये वो उद्दीपकों के प्रति भी भेद करना सीख जाता है। मतलब अलग अलग प्रकार से, जैसे कुत्ता और बिल्ली में वो भी भेद करना सीख जाता है कि उसके भी चार टांगे होती है, उसकी चार टांगे होती है, लेकिन वो उसकी आवाज़ अलग है, उसकी इस तरह से वो अलग बच्चा सीख जाता है डिस्क्रिमिनेशन करना। लेकिन स्टिमुलस जनरलाइजेशन में उसे सबको वो एक तरह से जर्नलाइज कर देता है। और स्वतः पुनर्प्राप्ति में क्या होता है? स्वतः पुनर्प्राप्ति में किसी भी उद्दीपक के प्रति वह फिर दोबारा से वैसे ही बिहेव करने लगता है जैसे वह पहले करता था। अब यहाँ पर भी वैसे ही है, सांप खिलौने से पहले उसे डर लगता था, लेकिन फिर अचानक से उसका वो डर लौट आया, तो उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी। और विलोपन में क्या होता है? विलोपन में वो अनुबंध ही खत्म हो जाता है। विलोपन का मतलब, विलोप का मतलब खत्म हो जाना। अगर हम कुछ दिन तक, जैसे पाउलो ने एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर, अगर हम कुछ दिन तक कुत्ते को पैरों की आवाज़ के मतलब कुछ दिन तक भोजन ही नहीं देंगे, चुपचाप भोजन देंगे और पैरों की आवाज़ ही नहीं करेंगे, तो वो अनुबंधन ही खत्म हो जाएगा जो पैरों की आवाज़ के साथ उसका अनुबंधन था। तो इस तरह से ये विलोपन का अलग। और कुत्ते के मुंह से लार आनी भी बंद हो जाएगी, तो वो अनुबंध खत्म हो जाएगा। जब उसे खाना दिखेगा वो तभी खाएगा, बगैर लार के ही खा लेगा। तो इस तरह से वो अनुबंध जो कुत्ते की लार और पैरों के बीच में था वो खत्म हो जाएगा। तो विलोपन का मतलब ये है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है? एसिमुलेशन। एसिमुलेशन की बात बिल्कुल पियाजे ने की है, अकोमोडेशन की भी की है और अडेप्टेशन की भी की है, लेकिन शेपिंग की बात पियाजे ने नहीं की है। शेपिंग की बात स्किनर से रिलेटेड रहेगी। स्किनर ने दी है जो शेपिंग का कंसेप्ट है। इसमें मतलब किसी भी चीज़ को, कोई भी कंसेप्ट बच्चा सीख रहा है उसको शेपिंग करके हम सिखा रहे हैं। जैसे बचपन में बच्चा क्या करता है? बच्चा पानी को मम बोलता है, मम। जब धीरे धीरे क्या करते हैं माता पिता, उसको इनकरेज करते हैं कि कुछ बोल तो रहा है, लेकिन फिर उसको मम को शेप दे देते हैं पानी की, धीरे धीरे उसको पानी बोलना सिखा देते हैं। तो ये शेपिंग का कंसेप्ट किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, कि जिससे बच्चे को धीरे धीरे उस रिजल्ट तक पहुंचाना होता है, उसके वांछित व्यवहार तक हमें पहुंचाना होता है शेपिंग के द्वारा। तो ये इसका आपको याद रखना है, शेपिंग इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सबसे पहले आपको याद रखना है, त्रितंत्र सिद्धांत दिया है। त्रितंत्र जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। और इसमें उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात किया, एनालिटिकल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल। लेकिन संगीतीय बुद्धि की बात नहीं की है। संगीतीय बुद्धि की बात हार्वर्ड गार्डनर ने की है, हमने ऊपर पढ़ लिया है। नेक्स्ट है, यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है? जैसा कि पियाजे ने बताया है, सहयोग की नैतिकता का आरंभ, पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता, वास्तववाद या नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। तो ये पियाजे से संबंधित पूछा है। लेकिन अगर ये तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, अगर ये कोलबर्ग से संबंधित होता तो कोलबर्ग की कौन सी स्टेज में जाता? ये जाता फर्स्ट स्टेज में ही, प्री कन्वेंशनल लेवल में, जिसमें साधन सापेक्षता जो स्टेज रहेगी उसमें। तो ये पियाजे के अनुसार ये क्या है? बिगिनिंग ऑफ मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। ये सहयोग की नैतिकता का आरंभ रहेगा पियाजे के अनुसार, आपको याद रखना है। लेकिन प्री कन्वेंशनल मोरलिटी तो उसके अनुसार रहेगी, कोलबर्ग के अनुसार। लेकिन यहाँ पे पूछा जैसे पियाजे ने बताया, तो पियाजे के अनुसार क्या रहेगा? आरंभ रहेगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो शास्त्रीय, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने अभी अभी तो किया था इसमें। तो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित कौन सी चीज़ें नहीं हैं? तो मैंने विलोपन के बारे में भी बताया था, ये भी शास्त्रीय अनुबंधन से, स्पॉन्टेनियस रिकवरी अभी पीछे बताया, और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन ये भी। लेकिन शेपिंग नहीं, अभी शेपिंग किससे संबंधित है? ऑपरेट कंडीशनिंग, जो कि स्किनर ने दिया था जो थ्योरी, स्किनर से रिलेटेड रहेगी शेपिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है, सावलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? ओटिज्म की जो सर्वप्रथम व्याख्या वो किसने की थी? और लियो कैनर ने की थी। सैमुअल क्रिक ने अधिगम अक्षमता, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके बारे में सबसे पहले सैमुअल क्रिक ने ये बताया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता? यहाँ पे नहीं वाले ज़्यादा क्वेश्चन है, नहीं आता यहाँ पे पूछा है, कौन सा नहीं आता? फर्स्ट है सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, तो ये तो बिल्कुल समाजीकरण में आएगा। सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वहन करना भी किस में आएगा? समाजीकरण में आएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अभिवृत्ति का विकास करना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास करना भी किस में आएगा? उसमें समाजीकरण में ही आएगा। आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन करना नहीं आएगा, ये राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है वैयाकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे कहा जाता है, तो यहाँ पे पूछा है डूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नो, उसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैंने कल भी इनको अच्छे से बताया था आपका। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग पीरियड के दौरान किया जाता है, लेकिन जो सबमेटिव असेसमेंट है वो अंत में किया जाता है, अवधि के अंत में किया जाता है। और सबमेटिव असेसमेंट में हमारे सभी जो टेस्ट हैं वो किस में आते हैं? टेस्ट या जो हमारी जो परीक्षाएं हैं वो किस में आती हैं? वो सबमेटिव असेसमेंट में आती हैं। मैंने कल भी इसको अच्छे से करवाया था। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है, तो ये संरक्षण का सिद्धांत किस में? कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो बच्चे में कब आता है? कंजर्वेशन का कंसेप्ट आता है थर्ड स्टेज में, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है सेंसरी मोटर स्टेज में ही आ जाता है। और इसमें मूर्त क्रियात्मक जो अवस्था है उसमें और कौन सी चीज़ें सीख जाता है बच्चा? जो क्लासिफिकेशन भी सीख जाता है, क्रमबद्धता जिसको बोलते हैं, क्रम में लगाना चीज़ों को भी सीख जाता है, लोगी भी सीख जाता है, मतलब छोटे से बड़ा लगाना जिसको हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्रम में लगाना। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आती हैं। और जो लॉजिकल भी किस में होता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। लेकिन जो अमूर्त रूप से जो वो तार्किक को किस में होता है? वो औपचारिक में होता है। नेक्स्ट है कोलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है, तो ये कोलबर्ग ने 3 जो लेवल दिए हैं उनमें से 6 स्टेजेस दी हैं, तो ये कौन सी स्टेज रहेगी? अच्छा बच्चा बनने की जो धारणा है वो कौन सी? तीसरी स्टेज रहेगी। और चौथी रहेगी हमारी कानूनी विधि जो सम्मत जो कानूनी विधि सम्मत जो रहेगी वो रहेगी हमारी चौथी स्टेज रहेगी। फिर जो पाँचवीं रहेगी हमारी सामाजिक संपर्क अवस्था कौन सी रहेगी? पाँचवीं रहेगी। छठी रहेगी जो यूनिवर्सल रिलेटेड रहेगी, यूनिवर्सल थ्योरी रहेगी हमारी, कौन सी रहेगी? वो सबसे लास्ट वाली रहेगी। तो इसमें फर्स्ट में तो हमें पता है दंड एवं आज्ञा पालन आता है, साधन सापेक्षता आता है, 2 स्टेजेस आती हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। तो अच्छा बच्चा बनने वाला कौन से में आएगा? कन्वेंशनल लेवल में आएगा, कन्वेंशनल मोरलिटी में आएगा। ये आपको याद रख लेना है क्योंकि ये 4th स्टेज है। नेक्स्ट है 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया, अब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए हैं, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? दमन करना, तो दमन करना तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें, अपने मतलब दुख भरी चीज़ों को दबा लेना। तादात्म्यकरण भी नहीं होगा। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी अपनी चीज़ें दूसरों के ऊपर उतारना, तो इसमें पश्चगमन ही रहेगा। इसमें रिग्रेशन में ही इसका आंसर आएगा, रिग्रेशन। तो मतलब पीछे की स्थिति में चला जाना। जब बिन्नी बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया तो किस वजह से, मतलब वो पहले अपने बचपन की स्थिति में चली गई, तो पश्चगमन रहेगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? रिफ्लेक्स कौन सी एक्टिविटी होती है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती हैं जो स्वतः ही हो जाती हैं। रिफ्लेक्स में कौन सी एक्टिविटी आती हैं? वे जो गतिविधियाँ आती हैं जो स्वतः ही कर दो, बच्चे के कंट्रोल में नहीं होती। जैसे आँख झपकना इसमें आएगा, चूसना भी आएगा, तैरना। यहाँ पे तैरना वैसे गलत दिया है, यहाँ पे तैरना नहीं, जैसे बच्चा हाथ पैर मारता है उस सेंस में तैरना दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? कार चलाना। बच्चा कार नहीं चला सकता, ये गतिविधियाँ अपने आप हो सकती है क्योंकि तैरने की तरह बच्चा हाथ पैर मारता है, तो वैसे यहाँ पे तैरना नहीं लिखना चाहिए था, हाथ पैर मारना वैसे लिख देते तो और अच्छा होता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा, तो की में भी आंसर 4th ही माना है। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है किसने? कैरोल ने दिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तो जो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया है, ये त्रिस्तरीय कैरोल ने दिया, त्रितंत्र स्टर्नबर्ग ने दिया है, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एक सिद्धांत तो वैसे ही पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क से ब्रोका क्षेत्र से संदर्भ में
सही नहीं है। तो ब्रोका क्षेत्र से संबंधित यह मस्तिष्क के बाह्य फ्रंटल लोब में स्थित होता है। बिल्कुल, जो ब्रोका क्षेत्र जो होता है मस्तिष्क का, वो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। और इससे ये किससे संबंधित होता है? ये स्पीच जो प्रोडक्शन है उससे संबंधित होता है, ये आपको याद रखना है। यह मस्तिष्क के, ये बिल्कुल सही है। यह व्याकरण संबंधी रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। ये यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करता है। यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है, भाषा उत्पादन का कार्य भी करता है, लेकिन ये शब्दों को अर्थ समझने में मदद नहीं करता। जो शब्दों को अर्थ समझने में जो मदद करता है वो वर्णिक क्षेत्र रहेगा, जो कि अंडरस्टैंडिंग में हमारी मदद करेगा। दो ही क्षेत्र बताए हैं इसमें, एक ब्रोका क्षेत्र और एक वर्णिक क्षेत्र। जो वर्णिक क्षेत्र रहेगा वो शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है अर्थगत स्मृति का, सेमेंटिक मेमोरी, सेंसरी रजिस्टर्स, प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रोसीजरल मेमोरी और धारावाहिक स्मृति या एपिसोडिक मेमोरी। तो ये एपिसोडिक मेमोरी रहेगा। 3 टाइप की मेमोरी बताई है वैसे। पहली रहेगी जो सेंसरी मेमोरी रहेगी, जो कि बिल्कुल कम समय के लिए, जिसे कोई भी चित्र को देखते ही भूल जाना, वो रहेगी हमारी सेंसरी मेमोरी। जैसे कि कोई इमेज है, कुछ ही सेकंड के लिए जो चीज़ें याद रहती है वो सेंसरी संवेदी स्मृति में आती हैं। दूसरी रहेगी हमारी लघु अवधि जो स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको बोलते हैं हमें, शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो 20 से 30 सेकंड तक जो चीज़ें याद रहती हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं। इसको प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है कि इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी को। लास्ट हमारी रहेगी लॉन्ग टर्म्स मेमोरी, और इसमें 2 टाइप हैं लॉन्ग टर्म्स मेमोरी के भी। लॉन्ग टर्म्स के 2 टाइप्स हैं। पहली रहेगी ये हमारी अर्थगत स्मृति, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमेटिक मेमोरी, और दूसरा टाइप रहेगा इसका एपिसोडिक मेमोरी। ये दोनों मेमोरी किसकी रहेंगी? लॉन्ग टर्म्स मेमोरी के टाइप रहेंगे। एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है, कोई भी ऐसी घटना से संबंधित यादें, कोई चीज़ जो याद रहती है उसको हम लेते हैं एपिसोडिक मेमोरी में। घटना से संबंधित, जैसे यहाँ पे बच्चा बता रहा है रात की जो घटना है उसको। और जो अर्थगत जो स्मृति है उसमें क्या रहता है, उसमें हमारे जो शब्द हैं, संपत्ति हैं, जो कंसेप्ट हैं, तथ्य हैं, उनसे संबंधित जो चीज़ें हम याद रखते हैं वो हमारी सेमेटिक मेमोरी में आते हैं। जो अर्थ याद रखते हैं उन चीज़ों का, किसी भी चीज़ का कंसेप्ट है का अर्थ याद करना, वो सेमेटिक में आता है हमारा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, बच्चा सुबह उठते ही बता रहा है तो किसी घटना के बारे में बता रहा है। बच्चा आपको बता रहा है कि सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तो ये एपिसोडिक मेमोरी में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नाटकीय खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सक्रिय खेल का प्रकार है। जब भी कोई ड्रामेटिक प्ले होता है तो वो किसका होता है? सक्रिय खेल होता है। बिल्कुल, उसमें क्या होता है, एक्टिव होते हैं बच्चे, बिल्कुल ये एक्टिव प्ले है। स्वांग रचना खेल है, मेक बिलीव प्ले। इट इज़ नो एज ए मेक बिलीव प्ले। तो बिल्कुल इसमें मेक बिलीव प्ले के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार, बिल्कुल इसमें प्रत्यक्ष रूप से बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये पुनरुत्पादक नहीं है, रिप्रोडक्टिव नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? नहीं पूछा है तो 4th जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को क्या कहते हैं? किसी अनुक्रिया, कोई भी जो अनप्लीजेंट जो स्टिमुलस है उसके प्रयोग को हम क्या कहेंगे? सकारात्मक पुनर्बलन। अगर हम कोई भी अप्रिय उद्दीपक प्रयोग कर रहे हैं जो पसंद नहीं है बच्चे को, तो सकारात्मक पुनर्बलन तो हो ही नहीं सकता। नकारात्मक पुनर्बलन भी हम नेगेटिव वे में नहीं लेते, अच्छे वे में लेते हैं। नेगेटिव पुनर्बलन में क्या होता है? नेगेटिव पुनर्बलन में हम जो नकारात्मक जो बच्चे के सामने बाधाएं आ रही हैं उसको कम करते हैं, और जिससे बच्चा अच्छे से सीख पाए। तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रेरक से भी बच्चा प्रेरित होता है, लेकिन इसमें राइट आंसर दंड ही रहेगा, क्योंकि दंड ही एक ऐसी चीज़ है जो अप्रिय उद्दीपक का काम करता है। तो 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कथन की व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? व्यक्तित्व क्या है? सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में किस दृष्टिकोण को सर्वोत्तम व्याख्या? व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। बिल्कुल, ये सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र, ये व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण रहेगा। संरचनावादी दृष्टिकोण का, प्रकार्यवादी, संज्ञानवादी। तो संज्ञानवादी और प्रकार्यवादी, ये तीनों का नहीं, व्यवहारवाद से संबंधित रहेगा। व्यवहारवाद जो कहते हैं कि जो सीखी हुई जो हमारी अनुक्रियाएं हैं, जो हम सीखते हैं, जो व्यवहार सीखते हैं, उनसे ही जो पर्सनैलिटी बनती है हमारी, वो क्या है? व्यक्तित्व है। नेक्स्ट है, एक चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है, तब कार का सीट बेल्ट बजना बंद हो जाता है। तो यह उदाहरण है सकारात्मक पुनर्बलन का, नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक दंड का या नकारात्मक दंड का।
तो हम अगर कोई भी चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, अभी मैंने बताया था, अगर उन चीज़ों को वहाँ से बच्चे के सामने से हटा देते हैं तो वो कौन-सा रहेगा? वो हमारा नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन कभी भी हम नेगेटिव वे में नहीं लेते। अब यहाँ पे सीट बेल्ट बज रही थी लेकिन उसको बांध लिया, तो वो बांध लिया, वो अच्छा है, तो वो उससे क्या हो गया? सीट बेल्ट भी बंद गई और जो आवाज़ है वो भी बंद हो गई। पॉजिटिव वे में लिया जाता है, तो नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं एक उदाहरण है। साइकिल क्या है? साइकिल क्या है? एक प्रक्रियात्मक ज्ञान है। क्या है? प्रक्रियात्मक ज्ञान है, घोषणात्मक ज्ञान नहीं, स्पष्ट ज्ञान भी नहीं, कोई विकल्प नहीं। क्या है? प्रोसीजर है एक साइकिल चलाना, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही रहेगा। नेक्स्ट है, विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है और यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की स्रोतों व्याख्या है? तो भ्रूण का विकास, सिर से पैर की तरफ के विकास को हम बोलते हैं सिफेलोकोडल, और केंद्र से बाहर के विकास को प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। सिर से पैर सिफेलोकोडल, केंद्र से बाहर प्रोक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट है, बच्चे के खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? खेल के संदर्भ में, खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम हो जाती है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है या बड़ा होता था, उनकी खेल क्रियाएं कम हो जाती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि बड़े होकर कम ही खेल खेलना चाहिए, या तो एक ही खेल खेला जाता है बच्चे के द्वारा, या फिर दो, एक या एक से ज़्यादा दो, तो बिल्कुल कम हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक हो जाता है, तो वही सोशल भी हो जाता है गेम, बिल्कुल सही है। साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि खेलने वाले होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं, घटते जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। जो साथ खेलने वाले होते हैं, ज़रूरी थोड़ा है कि वो भी आपके साथ बड़े होकर भी खेलेंगे, क्या पता उनका इंटरेस्ट बड़े होकर किस चीज़ में हो, तो साथ खेलने वाले साथियों की संख्या कम होती है बढ़ने की बजाय। आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है, तो प्ले बिकम्स इंक्रीजली सेक्स अप्रोप्रिएट विद इंक्रीजली, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर नहीं पूछा है, तो ये थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणितीय गणना संबंधी अक्षमता एक प्रकार है, किस चीज़ का प्रकार है? ये लर्निंग डिसेबिलिटी रहेगी भाई, लर्निंग डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है? जो हमारे शारीरिक, जो शरीर से संबंधित, जो हाथ पैरों से संबंधित जो डिसेबिलिटी होती है, वो होती है हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। बौद्धिक क्षमता, जो दिमाग से संबंधित क्षमता होती है, वो बौद्धिक क्षमता में आती है। दृष्टिबाधित, जो दिखाई न देना, विजुअल इम्पेयरमेंट, जो दृष्टिबाधितों से संबंधित, जैसे अंधा, ये सब कौन सी रहेंगी? दृष्टिबाधित रहेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट किसका रहेगा? ये किसने कहा है कि बाल विकास सतत नहीं है? ये पियाजे का रहेगा भाई। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहता है कि बाल विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। उसने 11 से ऊपर 15 साल तक की जो एजिज की, जो उसने अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था, वो बताता है कि मोस्टली जो विकास है वो 15 साल तक हो जाता है, उसके बाद ये सतत प्रक्रिया नहीं रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बाकी सब सतत प्रक्रिया मानते हैं। व्यवहारवाद भी विकास को क्या मानता है? सतत प्रक्रिया मानता है। बाल विकास को सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, वो भी मानते हैं। पाश्चात्य तंत्र सिद्धांत भी मानता है कि बच्चा पर्यावरण से इंटरेक्ट करके सीखता रहता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।